रोहतक के डीसी ने कंट्रोवर्सी क्यों खड़ी करी? डीसी का कुछ है मामला क्या? मतलब आपके साथ भी टशन हुई और फिर वो अर्जुन के साथ में हुई, तो इस डीसी के साथ में कुछ है? ये तो बीजेपी की सरकार है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार हो तो 1 मिनट में डीसी को सबक मिल जाए। एसपी का काम है खड़े होकर के वॉच करना। एसपी का ये काम नहीं था कि वो जा करके अर्जुन से ये कहे कि आपको तमीज से बात करनी होगी। वो सिखाएगा, वो बताएगा उसने कौन सा अच्छा काम किया, वो बता दे अपना। हर आदमी रोहतक जिले का चाहे किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, इस एसपी से डीसी से परेशान है। अफसर तो आपसे खौफ खाते थे, खौफ इन द सेंस कि भाई वो उसको आपको। मैं किसी को नहीं डराता, ना मेरा इन चीज़ों में विश्वास है। मैं जो सही आदमी है उसको सही कहूँगा, जो गलत है उसको गलत कहूँगा। सवाल तो अगला था मेरा एक्चुअली। सुन लो, हाँ जी। मेरा अफसरों के साथ एक संबंध है। अफसर भी उस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते और जानते हैं कि अभय सिंह किसी गलत काम के लिए कभी आपको फोन नहीं करेगा। मैं वही कह रहा हूँ, अब वो नेता भी जानने लग गए हैं। रामकुमार गौतम जो कुछ कुछ बोल रहे थे पिछले दिनों, बैकफुट पे आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं अभय सिंह जी से उन्होंने भी मेरा कोई बुरा नहीं किया, मेरा फलाने ने भी नहीं किया, दिकड़े भी नहीं किया, नहीं, मेरा कुछ नहीं गिला शिकवा। थोड़े दिन रुक जाइए, बयाना भी बोलेगा। तो रामकुमार गौतम का जो बयान आया, वो पर्सनली भी उन्होंने कुछ रिग्रेट किया आपसे बात करके, भाई चलो स्लिप होगी, टंग स्लिप ना होगी। तो मेरे से बात करी उसने, ना मैं करूँ। जो आदमी एक दफ़ा इस किस्म की भाई बात बोल देगा, मेरा उससे हमेशा के लिए रिश्ता खत्म हो जाता है। कुलदीप बिश्नोई ने भी फिर कहा कि कहते भी मैं जो है, मेरे को हल्के में मत लें कि मैं बना भी सकता हूँ, किसी को बिगाड़ भी सकता हूँ चीज़ें। मतलब ये पूरा प्रकरण हुआ कुलदीप बिश्नोई को लेके, बीजेपी की तरफ से जो चीज़ें हुई, आपने तो हालांकि कहा भी था, कहते भी इसको पसंद नहीं करते और ये नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई इस तरह की बदतमीजी से कोई बोलता है, उन लोगों के लिए बोलता है जिन्होंने समय में, अपने समय में अच्छे काम किए, तो फिर मान के चलो, अगर उस पार्टी के लोग उस चीज़ को चुपचाप सुनते हैं, सहन करते हैं, ये कहते हैं कि तो पर्सनल किसी की अपनी मर्जी से करवाएं, तो फिर इसका मतलब पल्ला झाड़ रहे हो आप, करवा आप ही रहे हो और पल्ला भी आप ही झाड़ रहे हो। चीफ मिनिस्टर की तरफ से, पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ से बयान आते हैं कि जिस मंत्री का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं होगा उसके बारे में सोचना पड़ेगा। रिपोर्ट कार्ड किसे है पता है? कि जो ठीक ढंग से पैसे नहीं पहुँचाएगा, वो है रिपोर्ट कार्ड में। अच्छा, इशारों में बात हो रही है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो झूठ बोलने में माहिर है बेचारे। ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी नहीं की जो आज आप कह रहे हो। कोई आपके आगे कह दे तो मुझे पता नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमेशा ये कहा कि अहमद पटेल ने उनको उम्मीदवार बनवाया था। वो साथ में एक बात और भी कहते मैं तो कहा था हाईकमान को, कांग्रेस हाईकमान को, सोनिया गांधी को, उन्होंने कहा मेरा वोट नहीं रहेगा। इतनी औकात डोल नहीं था कि वो सोनिया गांधी को इस तरह से जवाब दिया था। मेरे पास तो उस मेंबर का भी नाम है जो बीजेपी का है, जिसने बीजेपी का वोट कैंसिल किया। बीजेपी वाले भी उस बात को छुपा रहे हैं कि हमारा कौन सा वोट कैंसिल हुआ, उसका मुझे पता है किसका कैंसिल हुआ। जनता ने कांग्रेस को बहुत मौका दिया, इस जनता ने बीजेपी को मौका दिया, अब दोनों साफ हो जाएंगे। आप मंडी में जाते हो, सेक्रेटरी साहब एक टांग पे खड़े होते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं, वो दाएं बाएं देखते हैं, सेक्रेटरी आते नहीं है, तो ये क्यों? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई किसान की फसल थोड़ी बिकवाने आया था, वो तो ये माइक से नहीं थे, ये लेने के लिए आया था। कह रहा था ना ये भी ले चलेंगे, कह रहा था कि नहीं? मजाक कर रहे थे, हंसी में ये वाकया हुआ। ये मजाक थोड़ा ही था। आप चीफ मिनिस्टर रहे हो 2 दफा। असली बात तो बराबर में बैठे बजरंग दल ने कही, कहता यही बचा है। हाँ, तो उसने ठीक कहा बेचारे कि अपने पल्ले तो यही बचे हैं। ये बेचारे वो लोग हैं जो 100 प्याज खाते हैं, 100 जूत खाते हैं, फिर नाक भी रगड़ते हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला के निशाने पे 1 नंबर पे बीजेपी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा? कांग्रेस का भी सत्यानाश जो कोई करेगा, ये जयप्रकाश ही करेगा। ये जिस थाली में खाता है उसमें छेद जरूर करता है। हमारे तो बहुत नज़दीक रहा है, हम तो इसको बहुत करीबी से जानते हैं। हुड्डा का भी मड़िया मेट यही करेगा। नमस्कार, एक पद पोस्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हमारे स्टूडियो में बेहद खास मेहमान है, इनेलो के सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला। विपक्ष गायब है लेकिन इनेलो सड़कों पे है। महंगाई का मुद्दा है या फिर और सारे मुद्दे हैं, इनेलो को अक्सर आप सड़कों पे देखते हैं, सड़कें नापते हुए देखते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। अभय सिंह जी, पहला सवाल तो यहीं से है कि विपक्ष का काम तो जनता ऐसा मानती है कि भी कांग्रेस के जिम्मे दिया गया था क्योंकि सीटें उनके पास आई थी। आप जिसको विपक्ष कह रहे हो वो विपक्ष नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने वाले भी हैं
और भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा फैसला जो लेती है जिससे आम जनमानस परेशान हो, वो उसको भी उसके साथ खड़े होकर के बचाने का काम करती है। आपने 2016 से लेकर अब तक कितने ही ऐसे उदाहरण हुए कि कांग्रेस पार्टी ने, विशेष रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की खुल करके मदद करी। पहला राज्यसभा का चुनाव था जिसमें सोनिया जी ने अहमद पटेल की एक जिम्मेवारी लगाई कि वो मेरे से बात करें, और उसमें यह तय करना था कि दोनों पार्टियों का साझा उम्मीदवार उतरे जो राज्यसभा में जा सके। मैंने उनको ऑप्शन दी थी भी आप नाम दो, 2-3 नाम हमारे सामने प्रपोज करो, फिर हम उस पर विचार कर लेंगे। उन्होंने 2-3 नाम दिए जिसमें एक नाम पे सहमति बन गई, R.K. आनंद के नाम पे। हुड्डा साहब को खुद को बुला करके सोनिया जी ने ये कहा कि जितनी जिम्मेवारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के, उससे ज़्यादा हमारी जिम्मेवारी है R.K. आनंद को जिताने की, क्योंकि हमने अपनी तरफ से नाम दिया है। उन्होंने तो हमारी मदद करी है एक तरह से। लेकिन इन लोगों का कैंडिडेट था। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो झूठ बोलने में माहिर है बेचारे। ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी नहीं कही जो आज आप कह रहे हो। कोई आपके आगे कह दी तो मुझे पता नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमेशा ये कहा कि अहमद पटेल ने उनको उम्मीदवार बनवाया था। वो साथ में एक बात और भी कहते मैं तो कहा था हाईकमान को, कांग्रेस हाईकमान को, सोनिया गांधी को, उन्होंने कह दिया मेरा वोट नहीं रहेगा। इतनी औकात डोल नहीं था कि वो सोनिया गांधी को इस तरह से जवाब दे आता। ये तो अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की बातें आज कह रहा है। तब बीजेपी की मदद करी। उसके बाद अपने लड़के को राज्यसभा में भेजने के लिए बीजेपी को दूसरा कैंडिडेट खड़ा नहीं करने दिया, जबकि उस वक्त तो ये था ही नहीं, केवल एक वोट का मामला था कि एक वोट इधर से उधर हो जाता तो इसका लड़का हार जाता। अब जो राज्यसभा का, उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें खुल करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी पार्टी के लोगों को हराने के लिए काम किया। दूर जाने की जरूरत नहीं है। बरवाड़ा जो कैंडिडेट था उसको हराने में पूरा जोर लगाया गया। उसके बाद इस हार के तो सारे कांग्रेसी जयप्रकाश पे ठीकरा फोड़ दे, कहता इसने सारा मटिया मेल कर दिया, इनको हरवा दिया। फिर वो कोई गलत बात थोड़ी कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। इस कांग्रेस का भी सत्यानाश जो कोई करेगा ये जयप्रकाश ही करेगा। ये जिस थाली में खाता है उसमें छेद जरूर करता है। हमारे तो बहुत नज़दीक रहा है, हम तो इसको बहुत करीबी से जानते हैं। हुड्डा का भी मड़िया मेट यही करेगा। उसके बाद ये जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था, इस चुनाव में 9 मेंबर बेचना अपनी पार्टी के बहुत बड़ी बात होती है। हुड्डा की जिम्मेवारी थी उन मेंबरों को संभाल करके रखना। हुड्डा ने अपने लड़के की, जयप्रकाश की, 4 सांसदों की ड्यूटी लगाई थी, इनको शिमला ले जाओ। और शिमला में ही खेल कर आए। वहाँ से जब वोट डालने आए तो 5 वोट तो अनवैलिड हो गए और 5 वोट तो इनके पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में चले गए और 4 अनवैलिड हो गए। जो अनवैलिड हुए उनके नाम आज तक क्यों नहीं उजागर हो? एक दफा आपने भी कहा था, कहते ये बताएंगे तो ठीक है, नहीं तो नाम मैं बताऊंगा किस दिन। मेरे पास तो है, मैं तो बता ही दूंगा समय आने पे। 4 के नाम भी बता दूंगा, उन 5 के भी बता दूंगा कि किस किस के क्रॉस वोट हुए। वो सारी चीज़ है मेरे पास। मेरे पास तो उस मेंबर का भी नाम है जो बीजेपी का है, जिसने बीजेपी का वोट कैंसिल किया। बीजेपी वाले भी उस बात को छुपा रहे हैं कि हमारा कौन सा वोट कैंसिल हुआ। उसका मुझे पता है किसका कैंसिल हुआ है। समय आने पे इनकी पोल खोल लूँगा अच्छी तरह से। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जो केवल लोगों के हितों की लड़ाई लड़ रही है। पिछले 1.5 वर्ष में जब से भाजपा की सरकार बनी, 4-5 ऐसे इशू थे जिसमें सरकार मुख्य दर्शक हो गई, विपक्ष गायब हो गया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लड़ाई लड़ी और उसका नतीजा ये हुआ कि जो फैसले उस वक़्त गलत हुए वो सरकार को ठीक करने पड़े। सबसे पहला तो मामला था हमारा हिस्से का जो भाखड़े का 9,000 क्यूसेक पानी जो था वो कम करके 3,000 क्यूसेक कर दिया गया। 3 महीने तक पानी नहीं दिया गया।
सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ। हुड्डा ने कहीं कोई एक स्टेटमेंट नहीं दी। मुझे जब भाखड़ा के जो बोर्ड के लोग थे, जो हमारा मेंबर सेक्रेटरी था, उससे जब मैंने पूछा, उसने मुझे पूरी स्थिति से अवगत जब कराया, तो मैंने फिर पूरे प्रदेश भर में जिला हेडक्वार्टर के ऊपर अपनी पार्टी के साथियों को कहा कि आप मेमोरेंडम दे करके आओ, प्रदर्शन करो। ये लोगों के हित की लड़ाई है। किसान मर जाएगा, फसल कैसे बोएगा, पानी नहीं होगा तो फसल पकेगी कैसे। उसके बाद गवर्नर से मिला मैं सारे साथियों को लेकर के, और जब गवर्नर भी उस मामले में कुछ नहीं कर पाए, तो फिर मुझे खुल करके पंजाब की सरकार को चेतावनी देनी पड़ी और हरियाणा के सरकार को भी कहना पड़ा कि अगर पानी नहीं आया, अगर इसके लिए आपने लड़ाई नहीं लड़ी, तो हम सड़कें बंद कर देंगे, पंजाब से किसी भी साधन को आने नहीं देंगे, हरियाणा से दिल्ली की तरफ जाने नहीं देंगे। और एक तारीख तय कर दी कि 25 तारीख तक पानी मिलना चाहिए। आखिर सरकार को यह समझ में आ गया कि पानी तो देना पड़ेगा पंजाब की को, और 23 तारीख को ही 9,000 क्यूसेक पानी हमारी नहरों में छोड़ना पड़ा उनको। उसके बाद एक इशू आया था बिजली को लेकर के, बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे थे, और मेरे को जब पता लगा कि रेट बढ़ रहे हैं, तो मैंने पंचकुला शक्ति प्रदर्शन जो शक्ति भवन है उसके ऊपर हजारों लोगों को लेकर के गया, और वहाँ सरकार को चेतावनी दे के आया कि अगर रेट बढ़ाए तो हम सड़कों पे आएंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम रेट नहीं बढ़ने देंगे। सरकार को रोकना पड़ा। उसके बाद बुढ़ापा पेंशन वाला इशू आया था। 1 लाख से ज़्यादा लोगों की पेंशन रोक दी थी, और कहा तो ये था कि 1 नवंबर से 200 रुपये ज़्यादा देंगे, वो भी नहीं दिए। उसके लिए भी फिर हमें निर्णय लेना पड़ा, और 20 तारीख की फरवरी की सीमा तय करी। 12 तारीख को इस सरकार को मजबूर होकर के हमारी बात माननी पड़ी, और 200 रुपये जो अक्टूबर से जो बढ़ाए थे वो भी साथ में देने ये पड़े। चौधरी आप अवैध सिंह, सुनो एक मिनट। हाँ जी, उसके बाद का जो इशू था वो बच्चों की एजुकेशन का, बच्चों की नौकरी का सवाल था। उसमें अगर किसी ने सबसे बड़ा प्रदर्शन किया और सबसे ज़्यादा सरकार को सोचने पे मजबूर किया, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया। अब मंडियों में जब किसान की फसल को रुलाना चाहते थे, किसान को परेशान करना चाहते थे, तब भी हमने लड़ाई लड़ी। हमने किसान सेवा केंद्र खोले, कष्ट निवारण केंद्र खोले। उसका नतीजा ये हुआ कि सेक्रेटरियों को भी खड़े होकर के अपने नंबर बताने पड़े कि हमारा ये टेलीफोन नंबर है, किसी को असुविधा हो तो हमारे से बता देना। ये तो कहते थे बिना बायोमेट्रिक के बिना हम फसल का एक दाना नहीं खरीदेंगे। फिर आखिर ये कहा कि 5 दिन बाद लगा देना, 10 दिन बाद लगा देना, आप एक बार फसल ले आओ। ये तो कह रहे थे ट्रैक्टर अंदर नहीं जाने देंगे, फिर इन्होंने रोके नहीं। ये लड़ाई भी हमने लड़ी। मैं वही पूछ रहा हूँ कि सुन तो लेना, ये लड़ाई भी लोगों की हमने लड़ी। और अब जब महंगाई बढ़ी इस 1 साल में 20-25% से ज़्यादा, काम तो कांग्रेस का था, देश की लड़ाई थी, कोई अकेले हरियाणा प्रदेश की नहीं थी। लेकिन हरियाणा प्रदेश में अगर इसके खिलाफ किसी ने आवाज़ बुलंद करी, तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पूरे प्रदेश के जिला हेडक्वार्टर के ऊपर जा कर के मेमोरेंडम दिए, और हजारों की संख्या में लोग गए। आज कांग्रेस से लोगों का विश्वास उठ रहा है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। मैं यही कह रहा था, जब आप कह देते हो कि भाई ये तय सीमा है, इसके बाद में हम आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सरकार बैकफुट पे आ जाती है। आप मंडी आती नहीं, उनको ये पता है कि जो बात इन्होंने कही है, अगर तुम्हारा गलत फैसला है और इसको वापस नहीं लिया, तो फिर इसके लिए तुम्हारे सामने समस्याएं पैदा हो जाएंगी। अच्छा, आप मंडी में जाते हो, सेक्रेटरी साहब एक टांग पे खड़े होते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं, वो दाएं बाएं देखते हैं, सेक्रेटरी आते नहीं है, तो ये क्यों, ऐसा क्यों? वो इसलिए परवाह नहीं करते इनकी कि ये तो बीजेपी के हैं, सरकार के हैं। इनको वो फॉर्मेलिटी पूरी करने जाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई किसान की फसल थोड़ी बिकवाने आया था, वो तो ये माइक से नहीं थे, ये लेने के लिए आया था। कह रहा था ना, ये भी ले चलेंगे, कह रहा था कि नहीं? मजाक कर रहे थे, हंसी में ये वाकया हुआ। ये मजाक थोड़ा ही था। आप चीफ मिनिस्टर रहे हो 2 दफा। असली बात तो बराबर में बैठे बजरंग आप ने कही कि यही वजह है। हाँ, तो उसने ठीक का विचार है कि अपने पल्ले तो यही बचे हैं क्या भाई, ये प्रेस वाले बच्चे अपने पल्ले, लोग तो है ही नहीं। अपना प्रेस के माध्यम से लोगों को अपनी बात तो कह लें। अगर इनके माइक भी ले गए तो ये प्रेस वाले भी हमारी बात सुननी बंद कर देंगे। अच्छा, रोहतक में आईएनएलडी ने रैली की पिछले सितंबर को, 25 सितंबर को, तो लोगों ने कहा कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में अभय सिंह आ गए हैं, ये तो हमारा है, जो भी कुछ कही। फिर जो है
अभी हाल ही में जो है अर्जुन चौटाला ने भी किया है ना, विधायक भी आपके बेटे भी हैं रानिया से। ब्रजेंद्र ने भी यात्रा निकाली तो रोहतक में गया, कहता नहीं नहीं ये गढ़ तो मेरा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जवाब देना पड़ा, कहता भी नहीं नहीं नहीं, मैं तो हरियाणा मेरा गढ़ मुझे है। आप यार एक चीज बताओ, रोहतक पार्ट ऑफ हरियाणा है कि नहीं है? बिल्कुल है। किसकी बेपोती है? नहीं, चौधरी देवीलाल का वहाँ पे सिस्टम रहा। नहीं, हरियाणा बनाया किसने? बना उनमें हरियाणा किसने योगदान- बनाया? नहीं, चौधरी देवीलाल का उसमें योगदान रहा है। मैं पूछ रहा हूँ किसने बनाया? योगदान नहीं, चौधरी देवीलाल के एफर्ट से ही अलग हरियाणा प्रदेश बना। उन्होंने ही पूरे प्रदेश से, पंचायतों से और नगर पालिकाओं से, अगर आपको जानकारी है तो बता देता हूँ, आप पता भी करें इस चीज़ को। हरियाणा को अलग राज्य बनाने में सबसे बड़ा योगदान चौधरी देवीलाल का था। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ कि योगदान तो रहा है उनका। फिर रोहतक किसका हुआ? जिसने हरियाणा बनाया उसका हुआ कि नहीं हुआ? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसकी है? चौधरी देवीलाल की बनाई हुई ना। तो फिर उस पार्टी के जलसे करने के निर्णय कांग्रेस लेगी कि हम लेंगे? हम इस बार रोहतक मनाया, अगली बार जो है किसी और दूसरी जगह पे मनाएंगे। फिर तो जहाँ दूसरी जगह जाके मनाएंगे वहाँ कोई दूसरा खड़ा होकर के कह देगा ये तो मेरा गढ़ है। गढ़ गुढ़ तो सबके खत्म हो लिए। गढ़ जनता ही पैदा करती है, जनता ही बनाती है। इस जनता ने कांग्रेस को बहुत मौका दिया, इस जनता ने बीजेपी को मौका दिया। अब दोनों साफ हो जाएंगे। अभी अर्जुन चौटाला ने प्रदर्शन किया, तलखी भी हुई, एक मुद्दा भी बना, इस पे बहस भी हुई। कुछ लोगों ने कहा कि भी ना ऐसे टेम्परामेंट चाहिए था, कुछ ने कहा कि भी नहीं थोड़ा जल्दबाजी है, ज़्यादा कुछ कह दिया है, सब चीज़ें हैं। लेकिन आप मुझे एक लेकिन पिक्चर में जो है वो आईएनएलडी थी, अर्जुन चौटाला थे, मतलब केंद्र में आप जो है। मुझे एक चीज बताओ, हमने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किए, आज तो नहीं करने लगे। जब कभी भी सरकार ने कोई वादा खिलाफी करी, हम उसके खिलाफ डीसी के माध्यम से ज्ञापन देने गए। आज तक कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। रोहतक के डीसी ने कंट्रोवर्सी क्यों खड़ी करी? अच्छा, आपके वक्त में भी कंट्रोवर्सी हुई जब आप बताऊं गए ना, थे? तो आपने मैं भी कहा- बताऊं, मेरे वक्त में भी करी। जब मैं गया था उस वक्त भी इसने यही कोशिश करी, उसने शरारत करने की कोशिश करी। वो तो मैंने उसी वक्त कहा खुल करके कि 5 मिनट का समय देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। डीसी को आना पड़ा और मेमोरेंडम लेना पड़ा। अब की बार ये गर्मी थी, 45 डिग्री टेम्परेचर था। पूरे प्रदेश भर में हमने एक टाइम तय कर दिया था कि हम 11 से 11:15 उसके बीच में डीसी के ऑफिस में जाएंगे और वहाँ डीसी को ज्ञापन देंगे। सब जगह डिप्टी कमिश्नर आए और सब जगह डिप्टी कमिश्नर ने बहुत सभ्य तरीके से अपनी जिम्मेवारी को निभाया और सब ने मेमोरेंडम लिए और सब ने आश्वासित किया इस बात को लेकर के कि हम आपकी बात को प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा देंगे, आपका जो मेमोरेंडम है ये उन तक जाएगा। सिर्फ इतना ही काम था डीसी का, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं था। वहाँ पे डीसी ने, पता था कि लोग आ गए, समय तय था, उसको पहले बताया गया था, इतला कर दी गई थी। उसके बाद वो 4 घंटे दफ्तर में बैठा क्या कर रहा था? ये कह रहा था कि जन समस्याएं सुनो। तो जन समस्या सुनने की बात है तो बाहर तेरे हजारों लोग सड़क पे खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, चिलचिलाती में, तेरी जिम्मेवारी नहीं है कोई? उन्होंने कहा सरकार के काम कर रहा था। नहीं, जब मैं इस महिला ने कहा सरकार के काम, वो काम ज़्यादा जरूरी था। वो आम लोगों का काम है। आम लोगों के गाड़े खून पसीने की कमाई से जो पैसा आता है सरकार के पास, उससे इनको तनख्वाहें दी जाती है। और इनको डिप्टी कमिश्नर को जिले में इसलिए लगाया जाता है, आईएएस अफसर को, कि वो लोगों की समस्या को सुने, पहले उस जिम्मेवारी को निभाएं। ये तो बीजेपी की सरकार है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार हो और कोई पार्टी के लोग इस तरह से मेमोरेंडम देने जाए, डीसी अगर कोई कोताही करे तो 1 मिनट में डीसी को सबक मिल जाए, उसको पता लग जाए कि तेरी क्या जिम्मेवारी थी। अच्छा, दोनों ही दूसरी अगली बात सुनो आप, डीसी ने तो लापरवाही करी। डीसी के खिलाफ तो चीफ मिनिस्टर को एक्शन लेना चाहिए, पूछना चाहिए कि आप 3 घंटे गए क्यों नहीं। अगर ये कहते हैं भी हम लोगों की सेवा करने वाले लोग हैं, ये हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात करते हैं, तो फिर चीफ मिनिस्टर को पहले ये पूछना चाहिए डिप्टी कमिश्नर से अपने से कि आप बताओ, ये आप वहाँ पे गए क्यों नहीं लेने के लिए? जब पूरे प्रदेश में गए तो आपकी क्या जिम्मेवारी बनती थी? दूसरा, जो आईपीएस अफसर था वहाँ, एसपी जो लगा हुआ है, उस एसपी का काम ये नहीं था कि वो हमारा कोई भी पार्टी का पदाधिकारी, चाहे एमएलए, चाहे कोई जिले का प्रधान या कोई पार्टी का स्टेट लेवल का कोई किसी पद पर बैठा हुआ पदाधिकारी, वो अगर जाएगा तो एसपी का काम है लॉ एंड ऑर्डर को देखना, एसपी का काम है खड़े होकर के वॉच करना। एसपी का ये काम नहीं था कि वो जा कर के अर्जुन से ये कहे
कि आपको तमीज से बात करनी होगी, वो सिखाएगा, वो बताएगा कि एमएलए को किस तरह से बोलना है। फिर तो विधानसभा में जो सरकार के सामने हम खड़े होते हैं, अपनी बात करते हैं, लोगों की बात जब रखते हैं, तो फिर चीफ मिनिस्टर को भी बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ता है। उसकी जिम्मेवारी ये नहीं थी, उसकी जिम्मेवारी सिर्फ ये थी कि वो वहाँ खड़ा हो जाता, अपनी ड्यूटी पूरी करता। वो तो डीसी को ज्ञापन देने गया था, वो क्यों उसको ज्ञापन देने गया था, उससे बात करने गया था। उसको किसने कहा, उसको ये छूट किसने दे दी कि वो इस तरह की बात कहे? अच्छा, मसला जो है अर्जुन और डीसी के बीच का था, वो बीच में आ गए। बिना मतलब आ गया, उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका काम थोड़ा ही था ये। वो कौन होता है ये बात कहने वाला और बोलने वाला? इस तरह से तो फिर कल को अधिकारी पता नहीं किसके सामने खड़े होकर के क्या बोलना शुरू कर देंगे। तो जो अंदाज रहा, अधिकारियों पे लगाम नहीं लगाओगे तो फिर मान के चलो प्रदेश का दिवाला पिट जाएगा। आज वही एक कारण है सबसे बड़ा कि जगह जगह रोज फिरौतियां मांगी जाती है। ये एसपी जो फिरौतियां मांग रहे हैं वहां पे, उनको क्यों नहीं पकड़ता? वो बताए ना अब तक उसने क्या किया है वहां पे, कितने लोग पकड़े हैं उसने, कितने लोगों को उसने शेल्टर दिया है, कितने लोगों को बचाने का काम किया है, उसने कौन सा अच्छा काम किया वो बता दे अपना। हर आदमी रोहतक जिले का चाहे किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, इस एसपी से डीसी से परेशान है, दोनों से। एन खुल करके लोग कहते हैं। डीसी का कुछ है मामला क्या? मतलब आपके साथ भी टशन हुई और फिर वो अर्जुन के साथ में हुई, तो इस डीसी के साथ में कुछ है? हमारा उससे पर्सनल क्या हो सकता है, मतलब ही नहीं है। डीसी से हमारा पर्सनल क्या होगा? मेरा किसी अधिकारी से कोई पर्सनल नहीं है। अगर कोई अधिकारी तमीज से बात नहीं करेगा, अगर अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाएगा, तो फिर मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उसको उसका रास्ता बताऊं कि तेरा काम क्या है, तेरी जिम्मेवारी क्या है। ये काम तो है सरकार का, लेकिन सरकार तो है ही नहीं कहीं। सरकार तो कॉलोनियाँ काटने में लगी हुई है। सरकार तो मान के चलो पैसा कैसे आए उस काम में लगे हुए। सरकार, आपने सुना नहीं, चीफ मिनिस्टर की तरफ से, पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ से बयान आते हैं कि जिस मंत्री का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं होगा उसके बारे में सोचना पड़ेगा। रिपोर्ट कार्ड किसे है पता है? कि जो ठीक ढंग से पैसे नहीं पहुंचाएगा, वो है रिपोर्ट कार्ड इनका। अच्छा, इशारों में बात हो रही है। हाँ, ये तो लूट मचा रखी है पूरे प्रदेश में। आप मुझे एक बताओ, कौन सा शहर ऐसा है जिस शहर के अंदर कॉलोनियां नहीं कट रही? और कॉलोनियां जो है, जो रूलिंग पार्टी के, लीगली काट रहे हैं, हम लीगली कर रहे हैं। क्या लीगली कर रहे हो? रूलिंग पार्टी के लोग जो हैं वो जमीनें लेते हैं अपनी वाइफ के नाम, अपने बेटे के नाम, जिनके पास फूड ही नहीं था, जिनके पास रहने को मकान नहीं था, वो आज महलों में बैठे हैं। ये कौन सा लीगल तरीका है? जब ये एमएलए नहीं थे उससे पहले बताओ ना, किराए के मकानों में रहते थे कि नहीं रहते थे? हैं? तो तब पैसा नहीं था, अब कहां से आ गया? वो इसको व्यापार कहते व्यापार हो रहा, बिजनेस। कौन सा व्यापार है? जमीनों का व्यापार। ये व्यापार तो सरकार बदलेगी जब पता लगेगा कि व्यापार कैसे होता है। ये लोगों को लूटने का काम हुआ भाई। अच्छा, अफसर तो आपसे खौफ खाते थे, खौफ इन द सेंस कि भाई वो उसको आपको नहीं खाते, फिर आप गलत बात करते हो। चलो, आपको इज्जत देते थे। पहले मेरी बात सुनो, मैं किसी को नहीं डराता, ना मेरा इन चीजों में विश्वास है। मैं जो सही आदमी है उसको सही कहूंगा, जो गलत है उसको गलत कहूंगा। सवाल तो अगला था मेरा, एक्चुअली सुन लो। हाँ जी। मेरा अफसरों के साथ एक संबंध है। अफसर भी उस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते और जानते हैं कि अभय सिंह किसी गलत काम के लिए कभी आपको फोन नहीं करेगा। मैं वही कह रहा हूँ, अब वो नेता भी जानने लग गए हैं। राम कुमार गौतम जो कुछ बोल रहे थे पिछले दिनों, वो बैकफुट पे आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, अभय सिंह जी से उन्होंने भी मेरा कोई बुरा नहीं किया, मेरा फलाने ने भी नहीं किया, दिकड़े भी नहीं किया, नहीं, मेरा कुछ नहीं गिला शिकवा। थोड़े दिन रुक जाइए, भ्याणा भी बोलेगा, ये भी ये बात कहेगा। भ्याणा के खिलाफ जो एक दफ़ा एक सीडी बनी थी जिसमें पैसे मांग रहा था, अगर ठीक ढंग से कार्रवाई करे सरकार, तो ये श्रीमान तो यही पकड़ा जाता है कि पैसा कहाँ से आया और कैसे है इसके पास। कांग्रेस के समय से लगा था लूट मचाने। तो राम कुमार गौतम का जो बयान आया, वो पर्सनली भी उन्होंने कुछ रिग्रेट किया आपसे बात करके, भाई चलो स्लिप होगी, टंग स्लिप ना तो मेरे से बात करी उसने, ना मैं करूं। जो आदमी एक दफ़ा इस किस्म की भाई बात बोल देगा, मेरा उससे हमेशा के लिए रिश्ता खत्म हो जाता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। ये तो राजनीतिक बात थी। क्या मतलब हुआ राजनीतिक बात थी? मतलब उसूल है, आपको बोलने का पता होना चाहिए। आप किसके बारे में क्या कह रहे हो, ये मैं आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए। मैं उन लोगों के साथ अपना कभी भी समझौता नहीं करता और कभी उन लोगों के साथ आगे नहीं बढ़ता जिनकी जबान एक दफ़ा गलत होगी।
अच्छा, नायब सिंह सैनी आजकल पंजाब हो जा रहे हो, पगड़ी भी बांधते हैं, वहाँ जाते हैं, बात करते हैं, क्योंकि चुनाव होना है आने वाले दिनों में। बीजेपी को लगता है कि भी बंगाल जीत लिया तो अभी निगाहें जो है पंजाब के ऊपर हैं, और काफ़ी हद तक वो ये दिखाने की कोशिश, जताने की बात भी हो रही है कि भी नायब सिंह सैनी के ऊपर भार है, क्योंकि नेबरिंग स्टेट है तो वो वहाँ जाते हैं और अपने अपने तरीके से चीज़ें। हालांकि ये बात और है कि वो अभी जो निकाय के चुनाव थे वहाँ पर तो आम आदमी पार्टी आ रही है आगे, फिर से बीजेपी को नहीं मिला। लेकिन जब नायब सिंह सैनी पंजाब जाते हैं तो फिर इस चीज़ को आप इनेलो कैसे दिखती है? कहीं भी जाए, उनकी पार्टी जहाँ ड्यूटी लगाएगी वहाँ जाएगा। पार्टी ने ड्यूटी लगा रखी होगी पंजाब में, पर मुझे नहीं लगता कि नायब सिंह सैनी के जाने से कोई बड़ा बदलाव पंजाब में आएगा। हम्म। एक वो पिछले दिनों वो कॉकरोच करके कुछ मसला आया, कि कॉकरोच वाली पार्टी आ गई, अर्जुन सिंह ने आज ये कहा। आज उनका आज मामला वो आगे एयरपोर्ट पे आगे दिल्ली पे निकल चल गए। रहा है, मैंने तो अब तक देखा नहीं। हाँ, वो जंतर मंतर पे जाने की मैं बात तो अपने थी। कार्यक्रमों में व्यस्त था, लेकिन थोड़ी देर बाद में सारा देखूंगा। हाँ जी, तो सबसे पहले अर्जुन सिंह का। ये पता है क्यों है सारी हाँ जी। चीजें? ये पढ़े लिखे नौजवान में गुस्सा है। हम्म, मोदी जी ने एक वायदा किया था देश के लोगों के साथ कि मैं हर साल 2 करोड़ बच्चों को रोजगार दूंगा। हम्म, ये वायदा किया था ना। हम्म, 10 साल में 20 करोड़ को मिलनी चाहिए थी नौकरी। 20 करोड़ की नौकरी का मतलब हर घर में नौकरी। हम्म, जो हमारी पॉपुलेशन है उसको 5 से गुणा करो, 100 करोड़ हो गया। हम्म। तो तकरीबन हर घर में रोजगार मिल जाता कि नहीं मिल जाता? ऑन एवरेज, ऑन तो एवरेज, हाँ। नंबर एक तो रोजगार नहीं मिला। दूसरा, पेपर लीक होने लगे। पेपर लीक नहीं हो रहे, इन पेपरों की आड़ के अंदर पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। एक फार्म भरा जो जाता है, उस फार्म के आज 2,000 रुपये लगते हैं कम से कम। और जब 20 लाख बच्चे फार्म भरेंगे तो इंटू करो 2,000 को 20 लाख से, कितना हो गया? जब पेपर कैंसिल हो गया, वो एजेंसी को पैसा चला गया कि नहीं चला गया? हम्म, नए सिरे से फिर फार्म भरो, फिर उतने ये एक ठगी और चोरी शुरू होगी। हम्म, ये सेंटर में नहीं है, ये स्टेटों में भी चल रहा है। हमारे यहाँ कितने पेपर लीक हुए हैं? हम्म, तो इसलिए नौजवान जो है, जो पढ़ा लिखा बच्चा है, उसमें इस बात को लेकर के गुस्सा है। हम्म, इसका इंतजार था भी कोई इसके लिए पहल करे, हम्म, और उसके लिए मौका मिल गया। जब पेपर लीक हुए तो एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे ने इसकी शुरुआत करी। और आज उसका नतीजा ये है कि उनके अपने जो फॉलोअर्स नहीं कह सकते, उनका मेंबर कह सकते हैं उनके, हम्म, वो 2 करोड़ से ज़्यादा है। हम्म, ये गुस्सा है पढ़े लिखे नौजवान का। हम्म। और ये गुस्सा जिस दिन सड़क पे आ गया पूर्ण रूप से, उस दिन बीजेपी को सत्ता छोड़ करके जाना पड़ेगा। अच्छा, कई बार लोग ये भी कहते हैं, कहते हैं भी बीजेपी जो है ना मुद्दों से भटकाती है जनता को। जैसे अभी ये कहा गया कि भी सोना ना खरीदें, ये चीज़ें ना करें, महंगाई भी बढ़ गई। जैसे बंगाल का इलेक्शन खत्म हुआ, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के यही बढ़ गए। मोदी जी है। जब इनकी पार्टी सत्ता में नहीं थी, गैस के सिलेंडर लेके नंगे बदन पूरे देश में ये कांग्रेस के खिलाफ महंगाई बढ़ा दी, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, इस बात को लेकर के आंदोलन करते थे। कहीं मेमोरेंडम दे करके आते थे, लोगों के बीच में खड़े होकर के ये कहते थे कि हमारा सरकार बना दो, हम पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देंगे, हम महंगाई पे रोक लगा देंगे, हम गैस का सिलेंडर इतने रुपए का कर देंगे। अब चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं हम 500 का सिलेंडर दे देंगे। तो फिर रेट क्यों बढ़ रहे हैं भाई? हम्म। फिर महंगाई क्यों बढ़ रही है? इसका कौन जिम्मेवार है? तो वही तो लोग कह रहे हैं, कहता कांग्रेस विपक्ष में थी, उसको सीटें मिली थी तो उसको बोलना चाहिए था, लेकिन धरातल पे नहीं है मामला। कांग्रेस में आप ये मान के चलो ना, जब लड़ाई लड़ने का समय आता है तो राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। वो भी दबाव में है कहीं ना कहीं, हाल ही में वो भी अपनी जिम्मेवारी ठीक ढंग से हाल नहीं ही निभा में रहे। कुलदीप बिश्नोई का भी एक प्रकरण हुआ, उसके बारे में रेखा शर्मा ने कुछ कहा, फिर बाद में बड़ोली से भी वो बड़े हाथ हुए चीज़ें में। बड़ोली तो चलो चेंज हो गए हैं। कुलदीप बिश्नोई ने भी फिर कहा कि कहते भी मैं जो है, मेरे को हल्के में मत लें, कि मैं बना भी सकता हूँ, किसी को बिगाड़ भी सकता हूँ चीज़ें। मतलब ये जो पूरा प्रकरण हुआ कुलदीप बिश्नोई को लेके, बीजेपी की तरफ से जो चीज़ें हुई हैं, आपने तो हालांकि कहा भी था, कहते भी इसको पसंद नहीं करते और ये नहीं होना चाहिए। हाँ। अगर कोई इस तरह की बदतमीजी से कोई बोलता है, और उन लोगों के लिए बोलता है जिन्होंने समय में, अपने समय में अच्छे काम किए हों, हम्म, तो फिर मान के चलो, अगर उस पार्टी के लोग उस चीज़ को चुपचाप सुनते हैं, सहन करते हैं, ये कहते हैं कि तो पर्सनल किसी की अपनी मर्जी से कहवाए, तो फिर इसका मतलब पल्ला झाड़ रहे हो आप, करवा आप ही रहे हो और पल्ला भी आप ही झाड़ रहे हो। कुलदीप बिश्नोई थोड़े से, जो मैं अगर देखता हूँ अपने तरीके से, तो थोड़े से मजबूर भी नजर आते हैं कि जिस हिसाब से वो स्टेप ले सकते थे, आप लेना इनको चाहिए था। राजनीतिक लोग कैसे कह सकते हो?
मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कोई एमएलए, कोई मंत्री खड़ा होकर के कुछ भी बकवास बोल दे और वो बैठा बैठा दांत पाड़े, आप उनको राजनीतिक लोग मानते हो क्या? ये राजनीति नहीं है, ये जुगलबंदी है। कुलदीप बिश्नोई की क्या मजबूरी हो सकती है? इनको वो कोई बने रहे। सीरियस नहीं लेता। कुलदीप को नहीं, बीजेपी वालों को। हाँ, लेकिन कुलदीप की क्या मजबूरी रही होगी? वो इतनी सुनने के बाद भी टिके रहे कुलदीप से पार्टी में। पूछो, आप टेलीफोन नंबर मैं दे देता हूँ, पूछ लो आप क्या टेलीफोन नंबर मजबूरी तो है। है। फिर उससे पूछ लो कि तेरी क्या मजबूरी है, बता दे। इनको लगती है मजबूरी रही होगी कोई ना कोई। अब मुझे क्या पता इस चीज़ का, आप पूछो ना उससे टेलीफोन करके। मैं तो मिलेगा तो आपने मुझे कहा, मैं जरूर पूछ लूंगा, बता भाई क्या मजबूरी है। अच्छा, कुकरेजा कह रहा था अगली 25 सितंबर में जो रैली रहेगी, हालांकि थोड़ा सा वक्त है, लेकिन कई बार तैयारियां पहले से जहन में चीजें होती हैं, तो कहाँ पे निशाना, कहाँ पे इनेलो जो है ताकत दिखाएगी? जल्दी बताएंगे आपको, बहुत जल्द। आखिरी सवाल ये कि कि कहाँ संगठन को लेके भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। पहले एक मीटिंग करेंगे हम अपनी पार्टी के साथियों की, हम्म। उनसे बैठ कर विचार विमर्श करेंगे। उसमें मैं पूरे प्रदेश की हमारी जो बॉडी है उसको बुलाते हैं, और वहीं सारी डिस्ट्रिक्टों के जो हमारे प्रधान हैं, जिलों के जो अलग अलग आपके संयोजक हैं संगठनों के, उन सबसे पूछते हैं हम भाई कि बताओ अब की बार कहाँ करनी चाहिए, जहाँ से लोग डिमांड करते हैं, जहाँ लोगों की ज़्यादा फैसला एक तरफ जाता है, फिर वहीं तय कर देते हैं कि यहाँ करेंगे। विजेंद्र सिंह ने भी, चौधरी साहब, अभी रैली निकाली थी, पद यात्रा निकाली उन्होंने काफ़ी जगह। राहुल, पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते रहे कि नहीं 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 हमारी है नहीं चीज़ें, वो भी उनको भी जाना पड़ा। तो फिर गया क्यों? हाँ। फिर गया क्यों था? ये बेचारे वो लोग हैं जो 100 प्याज खाते हैं, 100 जूत खाते हैं, और फिर नाक भी रगड़ते हैं। इनकी बातों पे विश्वास भी नहीं रखता हो किसी को। अब तो पत्रकार भी कहने लगे पता नहीं क्या कह देगा क्या। जो आदमी जिसके घर से सारे एमएलए गाड़ियों में, बसों में बैठ के जा रहे हैं, और उससे प्रेस के लोगों ने पूछा कहाँ गए, मुझे तो नहीं पता। अरे भले आदमी, तेरे को पता नहीं है? तेरे घर से गए हैं सारे, तेरा छोरा साथ में गया है, तेरे और जो नियर डियर हैं वो इनको लेकर के गए हैं, तेरे को ये बताने में क्या दिक्कत है कि कहाँ गए? आखिरी सवाल है चौधरी साहब, चौधरी अभय सिंह चौटाला के निशाने पे एक नंबर पे बीजेपी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा? दोनों। एक तीर पे दो निशाने? दोनों को। भाजपा को सत्ता से बाहर करना और कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना। शुक्रिया बात करने के लिए। चौधरी अभय सिंह चौटाला थे, आज हमारे स्टूडियो में आए थे, बहुत बहुत शुक्रिया है। और निशाने पे दोनों ही हैं, तीर इनके पास में एक हैं, दो हैं, चार हैं, लेकिन निशाने दोनों पे लगातार रहेंगे, और अब तक भी रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी निशाने पे हैं और बीजेपी भी निशाने पे हैं। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। आप देखते रहे एक मत पोस्ट।